ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो ब्लॉक्स है, मास है m1 और m2। m1 है 20 kg, m2 है 10 kg। जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उन सब में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा 0.25। m1 के ऊपर मैं लेफ्ट की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F। तो हमें F निकालना है जो कि m1 जो है वो जस्ट अंडर द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो, और उस टाइम पे धागे का टेंशन T जो होगा वो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, अच्छा मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। डाउनवर्ड जो लग रहा है वो लग रहा है m2g। यहां पर जो लग रहा है नॉर्मल n2 ले लो, और यहां पर जो लग रहा है वो लग रहा है टेंशन T। ठीक है, अच्छा ये जो है वो आगे जाना चाह रहा है, तो ये m2 को भी साथ में आगे ले जाना चाहेगा। तो m2 के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो F2 हमारा इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, ये एंगल जो है वो हमारा है 45 डिग्री। अच्छा ऑब्वियसली ये जस्ट स्लाइडिंग का कंडीशन है, तो F2 विल बी इक्वल्स टू म्यू n2। एनीहाउ इसका एक्सीलरेशन जो है वो 0 होगा। एनीहाउ क्योंकि ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग के साथ, इसका जो एक्सीलरेशन है वो हमारा परफेक्टली 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, n2 प्लस t साइन 45 दैट इज इक्वल्स टू m2g एंड म्यू n2 must be equals to t cos 45। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसका तो इक्विलिब्रियम हमारा एक्सप्लेन होना चाहिए। इसका एक्सीलरेशन 0 है, ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये तो धागे के साथ इसके साथ बंधा हुआ है। ये मूव करेगा तो धागा टूट जाएगा। सो सिंपली हम क्या करेंगे, n2 into 1 plus mu that is equals to m2g that is 100। तो n2 will be 100 divided by mu का वैल्यू है 0.25 यानी 1.25। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। mu2 का जो वैल्यू है, n2 का जो वैल्यू है that will be equals to 80 न्यूटन। तो हमारे पास टेंशन जो आ जाएगा स्ट्रिंग का that will be √2 into n2 divided by mu into mu that is 1/4। तो टेंशन जो होगा that will be 20√2 न्यूटन। ये हमारे पास टेंशन है। और अब हम लोग m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर पीछे की तरफ F2 लग रहा है। ठीक है, ये आगे स्लाइड करना चाह रहा है, तो यहां पर F1 लग रहा है। यहां पे मैं लगा रहा हूं फोर्स। यहां पर से हमारे पास N2 है, यहां पर से हमारे पास N1 है, और यहां पर हमारे पास है m1g। एक्सीलरेशन इसका भी 0 है, और जस्ट स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो F1 जो है वो हमारा है म्यू n1। सो व्हाट आई कैन राइट, n1 विल बी इक्वल्स टू n2 प्लस m1g। n2 का जो वैल्यू है, n2 का वैल्यू है मेरे पास 80 प्लस 200, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 280 न्यूटन। तो मेरे पास F1 की जो वैल्यू आएगी फ्रिक्शनल फोर्स का, F1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू into 1/4
दैट इज इक्वल्स टू 70 न्यूटन। ठीक है, F2 का वैल्यू कितना है? जो हमारा F2 है दैट विल बी 80 इंटू 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। और क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा फोर्स बैलेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए, तो व्हाट आई कैन राइट इज कैपिटल F विल बी F1 प्लस F2। सो जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं दैट इज सिंपली 90 न्यूटन। सो एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 90 न्यूटन। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक प्लैंक है ऑफ मास m और उसके ऊपर एक बंदा खड़ा है ऑफ मास कैपिटल M। जो हमारा मास स्मॉल m है वो जिस ग्राउंड के ऊपर है वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और बंदा और प्लैंक के बीच में इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है जो कि स्लिपिंग होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन। ठीक है, तो सवाल ये है जो बंदा एट मैक्स कितना फोर्स से ये धागे को खींच सकता है जो कि वो स्लाइड हमारा ना करे, जो कि वो हमारा स्लाइड जो है वो ना करे। अच्छा, बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बंदा अगर धागे को F से पुल कर रहा है तो धागा पलट के उसको अपवर्ड डायरेक्शन में F लगाएगा। यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है कैपिटल mg और इस बंदे के ऊपर अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा है N1। बंदा राइट नाउ जो है वो मेरा इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ है। बंदा राइट नाउ जो है इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ है क्योंकि स्लाइडिंग तो नहीं हो रही है। तो सिंपल सी बात है जो मैं लिख सकता हूं दैट इज N1 प्लस F दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल mg। अब प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पर लग रहा है mg, ऊपर से लग रहा है N1, यहां पर लग रहा है जमीन से N2, धागे में टेंशन हो गया T तो यहां पर लग रहा है F और पीछे की तरफ फ्रिक्शन हो रहा है स्मॉल f। सो इसका इक्विलिब्रियम अगर मैं कंसीडर करूं तो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं mg प्लस N1 दैट इज इक्वल्स टू N2। कैपिटल F must be equals to small f और small f must be less than or equals to mu N2। small f must be less than or equals to mu N2। So ध्यान दो, मैं यहां से N1 का वैल्यू उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो mg प्लस कैपिटल mg माइनस f मस्ट बी इक्वल्स टू N2। अच्छा, स्मॉल f जो है वो मेरा कैपिटल F के इक्वल है, तो कैपिटल F विल बी इक्वल्स टू स्मॉल f। तो व्हाट आई कैन राइट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G माइनस F। तो म्यू प्लस 1 इंटू F दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यहां से F मैक्सिमम जो अप्लाई कर सकता हूं दैट विल बी म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G divided by mu plus 1. That is a maximum force that can get applied. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A worker wishes to pile a cone of sand onto a circular area of radius r so that no sand spills. अगर coefficient of static friction है mu between each layer of sand, तो सवाल यहां पर यह है जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सैंड वो कितना इकट्ठा कर पाएगा. ठीक है. अच्छा, ध्यान दो, ये है वो सर्कुलर एरिया जिसके ऊपर वो बंदा धीरे 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 सैंड का लेयर्स बना रहा है. तो मान लो कोई भी एक जनरल टाइम पर उसने यहां तक जो है वो हमारा बना चुका है. ये रेडियस तो हमारा आर फिक्स है. दिस इज एंटायरली मेड अप ऑफ सैंड. नाउ यहां पर एक सैंड का पार्टिकल सोचो. ये एंगल मान लो उसने कोई इंस्टेंट पे थीटा बना दिया है. तो एक बहुत छोटा सा सैंड का पार्टिकल लेता हूं और उसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचता हूं. ठीक है. उसके ऊपर का एक जस्ट एक लेयर और बनेगा, यानी सैंड का और एक ऐसे करके लेयर बनेगा. टुकड़ पार्टिकल बाय पार्टिकल, पार्टिकल बाय पार्टिकल, वो इकट्ठा करके एक और लेयर जो है वो बनाने वाला है, अगला लेयर. नाउ इसके ऊपर यहां पे लग रहा है n और यहां पर लग रहा है mg. और ये पार्टिकल स्लाइड करके निकल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें बोला है जो साइड में कोई स्पिलिंग नहीं चाहिए. तो इसके ऊपर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स तो डेफिनेटली लग रहा है. तो अगर मैं यहां पर इसका देखूं, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है. ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है. और ये जो होगा दैट विल बी mg cos थीटा. n मेरे पास आएगा mg cos थीटा. सो ये n अगर मेरा mg cos थीटा है तो सिंपल सी बात है, जो फ्रिक्शन है वो भी तो हमारा mg sin थीटा के इक्वल होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n. सो व्हाट आई कैन से इज, जो हमारा mg sin थीटा है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, यानी tan थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू. स्टार्टिंग में थीटा हमारा 0 था, फिर जैसे जैसे वो कोण को बिल्डअप करता रहेगा थीटा हमारा बढ़ता रहेगा, बढ़ते 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 जहां पर tan थीटा हमारा म्यू हो जाएगा, दैट इज द एंड पोजीशन. उसके ज्यादा अगर कुछ भी होगा वो पार्टिकल हमारा स्लाइड करके निकल जाएगा और वहां पे उस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है. नाउ दिस इज माय कैपिटल H, दिस इज माय R. तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू H बाई R. लिमिटिंग केस के लिए वो हमारा म्यू है, तो H जो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, दैट H विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू R. सो दैट इज माई H. तो मैक्सिमम वॉल्यूम का कंडीशन किस तरीके से आएगा, जो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम होगा V max, that will be 1 by 3 pi r square H. So that will be equals to mu pi by 3 into r cube. क्योंकि H जो है वो है मेरा mu r, तो mu pi by 3 into r cube. That is the maximum volume of the cone that the person can rectify. Okay?
ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो नियर आइडेंटिकल ब्लॉक है, ठीक है। हमारे पास दो आइडेंटिकल ब्लॉक है ऑफ मास m, और बीच में एक रॉड फंसा हुआ है जो क्लियरेंस है दैट इज वेरी 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 स्मॉल, यानी रॉड जो है उसको तुम हर इंस्टेंट पे वर्टिकल एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। जो ब्लॉक्स है और ग्राउंड है उनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू है। तो अगर मैं रॉड के टॉप एंड पे फोर्स अप्लाई करता हूं F, तो सवाल यहां पर यह है जो A और B ब्लॉक में पहले कौन सा मूव करेगा। नेग्लेक्ट डायमेंशन ऑफ A एंड B, यानी जो इन दोनों ब्लॉक पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा वो प्रैक्टिकली हमारा सेम होगा, यानी वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ A एंड B, ठीक है। अच्छा, ये रॉड थोड़ा सा टिल्ट होना चाहेगा लेकिन टिल्ट हो नहीं पाएगा। सो ध्यान देना, ये वाला रॉड इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा F2, ये वाला रॉड इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक धक्का मारेगा F2, और ये वाला रॉड इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक धक्का मारेगा, दैट विल बी गोस टू F1, ठीक है। ये वाला ब्लॉक जो है यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा F2 होगा और ये मेरा जो है दिस इज गोइंग टू बी F1, ठीक है। ये दोनों मेरा फोर्सेस है। अच्छा, अब अगर मैं A के लिए देखूं, A पर यहां पर A का फोर्स लग रहा है F1, A का स्लिपिंग टेंडेंसी इस तरफ है, तो इसके पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू FA। इस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू FA, और FA का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg, ठीक है। और सिमिलरली B के बारे में अगर देखूं तो ये है मेरा ऊपर, वहां से हमारा F2 लग रहा है। B का टुवर्ड्स राइट जो है मेरा स्लिपिंग टेंडेंसी है, B का टुवर्ड्स राइट जो है मेरा स्लिपिंग टेंडेंसी है, और B का टुवर्ड्स राइट स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो यहां पर इसका FB लगेगा, ये हमारा, ये है दोनों कंडीशन जहां पर ये मूव करेगा, राइट। अच्छा, अब मैं और क्या एनालिसिस करके बोल सकता हूं। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें रॉड का एनालिसिस, ये रॉड के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। यहां पर मेरा फोर्स F लग रहा है, ठीक है। अच्छा, रॉड अगर ब्लॉक B पे F2 लगा रहा है तो रॉड के ऊपर पलट के इस डायरेक्शन में F2 लगेगा, और रॉड अगर ब्लॉक A पे F1 इस तरफ लगा रहा है तो ब्लॉक A पलट के इसके ऊपर F1 लगाएगा। So obviously we can see that F plus F1 will be equals to F2, क्योंकि रॉड अभी राइट नाउ मूव तो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए along the horizontal. So F plus F1 must be equals to F2. That we can simply see that F2 will be greater than F1. क्योंकि दोनों को सेम फोर्स को पार करना है, तो सिंपल सी बात है, F2 will be first equal to mu mg। जो हमारा F2 है वो पहले हमारा mu mg के इक्वल होगा एज कंपेयर टू F1। तो पहले F2 अगर होता है तो सिंपल सी बात है, B will
मूव फर्स्ट। अच्छा, इस पे अक्सर बच्चों के मन पे एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा होता है। आंसर तो वही है, बी विल मूव फर्स्ट, लेकिन ध्यान देना, दिस इज नॉट अ केस ऑफ पुश एंड पुल, as rod remains vertical. This is not a case of push and pull as the rod remains vertical. वरना अक्सर मिसकॉन्सेप्शन होता है, अगर हम थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ कर देंगे तो ऐसे लगता है ए को तो हम पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऐसे लगेगा, और जबकि बी को तो हम पुश कर रहे हैं। बट इनिशियली जब तक दोनों बॉडी हमारा मूव नहीं किया है, तो रॉड हमारा वर्टिकल है। सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ पुश एंड पुल। यहां पर तो बस सिंपली हमें रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हुए इक्विलिब्रियम को सेट कर लेना है। जो सेकेंड बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट वाले पे ज्यादा लग रहा है। दोनों को जो फोर्स को ओवरकम करना है वो हमारा इक्वल है म्यू एम जी। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लॉक बी हमारा पहले ओवरकम करेगा, देन द ब्लॉक बी विल मूव फर्स्ट एज कंपेयर टू मूव ए। राइट, ओके दोस्तों, क्या है, मैं सीजर के सहारे एक वायर को काटना चाह रहा हूं। द वायर हैज सम रेडियस, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने देखा, जो अगर मैं ये वाला वायर को हिंज के एकदम नजदीक लाता हूं तो काटने जा रहा हूं तो वो भाग जा रहा है। तो मैं ये वाला जो वायर है इसको दूर लाते जा रहा हूं। तो दोनों सीजर के बीच में जब एट मैक्स एंगल थीटा है, वहां पर पहली बार मेरा वायर जो है वो भाग नहीं रहा है। तब मैं इसको रिक्वायर्ड फोर्स से अगर काट पा रहा हूं, तो सवाल ये है, जो सीजर और वायर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा कितना है। ध्यान दो, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम सीजर के सहारे कोई भी चीज को काट भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको तो हम होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, राइट। तो फ्रिक्शन जैसे कि हम बात करते हैं, इट इज ऑलवेज अननेसेसरी इवल। तो मान लो जो हमारा रिक्विजिट फोर्स है, that requisite force is simply equals to F। तो मैं ये वाला वायर का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, ये है मेरा हिंज, और यहां से मेरा दोनों सीजर जो है वो इस तरीके से टेंजेंट बना रहा है। तो मैंने इसको फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया हूं F, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हूं F। ठीक है, अच्छा, ऑब्वियसली बात है, वो इस पॉइंट से ऐसे भागना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन जो मेरा लगेगा दैट विल बी दिस, और ये वाला पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगा that will be like this। ये वाला एंगल जो है वो है मेरा θ/2। ये वाला एंगल जो है वो है मेरा θ/2। राइट, अच्छा ध्यान दो, फॉर लिमिटिंग केस F must be equals to mu into capital F। अच्छा, इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली एक्सप्लेन्ड है। मेन जो बात है वो हमारा हॉराइजॉन्टल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकली तो ये हमारा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, देन वी आर डन। यहां पर F का दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस, और कैपिटल F का दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस। सो ये मेरा θ/2 है, तो यहां पर भी एंगल जो आएगा दैट विल बी θ/2। ये θ/2 है, तो ये वाला एंगल जो है
वो भी हमारा θ/2 है। तो हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम के लिए मैं बोल सकता हूं f sin θ/2, f sin θ/2 that must be equals to small f cos θ/2, एंड स्मॉल f का वैल्यू तो यहां पर μf है, μf cos θ/2। सो दिस इज गॉन, तो म्यू का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी सिंपली tan θ/2। सो दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तभी हम उस रॉड को काट पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सीजर। ओके ओके दोस्तों, यहां पर ध्यान दो। मेरे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसका मास जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा कम है, प्रैक्टिकली हमारा 0 है, ठीक है। और वहां पर क्या है, एक स्फीयर है ऑफ मास कैपिटल M जो कि हमारा रखा हुआ है। केवल यहां पर एक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, बाकी और कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो सवाल यहां पर यह है म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए हमारा ये इक्विलिब्रियम संभव है। तो किस तरीके से करेंगे इसके बारे में एक बार के लिए देखते हैं। अच्छा ध्यान दो, जो अगर मैं स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, स्मॉल m का, तो क्या क्या लग रहा है। अच्छा यहां से मेरे पास डेफिनेटली एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो N1 इज एक्टिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और एक दूसरा हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन पे N2 लग रहा है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। mg तो इसका 0 है और इसका स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा एक फ्रिक्शन लग रहा है F2। अच्छा लिमिटिंग कंडीशन के लिए जो हमारा F2 होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू μN2। क्योंकि यहां पे बोला है जस्ट हमारा, चलो या फिर इन जनरल अगर हम बात करें तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं, राइट। F2 का वैल्यू हमारा μN2 से छोटा होना पड़ेगा। सो N1 को अगर मैं दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर लूं, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है वो भी हमारा थीटा है। सो व्हाट आई कैन राइट इज दिस इज N1 sin theta and this is N1 cos theta। This is N1 sin theta, this is N1 cos theta। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा F2 होगा that will be N1 sin theta और जो हमारा N2 होगा that will be equals to N1 cos theta। अच्छा अगर मैं एक बात ध्यान दो, मैं इन दोनों को अगर एक कंप्लीट सिस्टम ले लेता हूं तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हुए जो हमारा mg है और जो हमारा N2 है वो तो हमारा इक्वल होना ही पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं, ये तो हमारा हॉराइजेंटल फोर्स लगाएगा, बाकी यहां का नॉर्मल इंटरनल फोर्स हो चुका है, बाकी यहां पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है और ना यहां पर कोई फ्रिक्शन है। यहां का फ्रिक्शन हॉराइजेंटल है, तो वर्टिकल में तो दो ही फोर्स है, एक यहां का N2 और यहां का mg। तो सिंपल सी बात है N2 जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg। सो जो हमारा N1 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg बाई cos थीटा। So what I can write is F2 will be equals to mg tan theta, that is less than or equals to mu N2। तो ऑब्वियस सी बात है
म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू tan थीटा। म्यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो tan थीटा या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, एंड म्यू मिनिमम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक रॉड है और उस रॉड के अंदर मूवेबल एक स्लीव है। जो रॉड और स्लीव है उन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू म्यू। जी इस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन ए हमारा इस तरीके से है, स्लीव का मास कुछ है m, आई डोंट नो। देन फाइंड द रेंज ऑफ ए एक्सीलरेशन फॉर विच द स्लीव डज नॉट स्लाइड ओवर n। तो ऑब्वियस बात है, लेट्स गो इनटू द फ्रेम ऑफ, लेट्स गो इनटू द फ्रेम ऑफ रॉड। अरे बाय द वे एक्सीलरेशन नहीं दूंगा, स्लीव निकल जा रहा है, ये चीज बोला हुआ है, ये अज्यूम कर लेना, ठीक है। अदरवाइज एक्सीलरेशन 0 आएगा, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो हमारा आंसर में भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो देख लो, ठीक है। तो लेट्स गो इनटू द फ्रेम ऑफ द रॉड। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें यहां पर स्लीव को एक स्यूडो फोर्स देने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। यहां पर हमें रॉड को एक स्यूडो फोर्स देने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। सो स्यूडो फोर्स देने का अगर रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या लगेगा? यहां पर लगेगा एक नॉर्मल एन, अच्छा सॉरी मैंने एक कान किया हूं, यहां पर ये एंगल तो हमें देना पड़ेगा, सॉरी यार, यहां पर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉरी। यहां पर है हमारा mg एंड यहां पर है मेरा ma। अच्छा, मैं मिनिमम एक्सीलरेशन पहले निकालना चाह रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी। तो यहां पर मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n, दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n। अब कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। mg का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये एंगल मेरा थीटा है, और ma का भी दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो जो नॉर्मल का वैल्यू आएगा, वो नॉर्मल का वैल्यू हमारे पास सिंपली कितना आ जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। नॉर्मल जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। और यहां पर इस वाले डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं देखूं तो f प्लस ma cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा, and this must be less than or equals to mu into n. This must be less than or equals to mu into n. So what I can write, अच्छा m तो पहले काट दो और g भी काट दो, ठीक है, वो तो कटेगा ही दोनों तरफ से। सॉरी g क्या बोल रहा हूं, g नहीं कटेगा, m कटेगा, सॉरी g sin थीटा माइनस a cos थीटा is less than or equals to mu g cos theta plus mu a sin theta. So what I can write is a into cos theta plus mu sin theta. Cos theta plus mu sin theta will be greater than or equals to g into sin theta minus mu cos theta. तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
A must be greater than or equals to sin theta minus mu cos theta divided by cos theta plus mu sin theta। और अगर मैं cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा A will be greater than G tan theta minus mu by 1 plus mu tan theta। ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा बाय द वे, अब अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज को एंगल ऑफ रिपोज इसको अगर मैं फाई बोलता हूं तो म्यू जो आता है आई नो दैट इज इक्वल्स टू tan फाई। एंगल ऑफ रिपोज जो है उसको अगर मैं फाई बोलता हूं तो म्यू जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी tan फाई। तो A विल बी ग्रेटर देन tan ऑफ थीटा माइनस फाई। बाय द वे, अगर थीटा लेस देन फाई होगा तो ये ऑब्वियस कंडीशन है। अगर थीटा हमारा लेस देन फाई होगा तो ये हमें एक ऑब्वियस कंडीशन जो है वो हमें देने वाला है। ठीक है, राइट। तो एंगल ऑफ रिपोज दैट इज इक्वल्स टू फाई, तो म्यू हमारे पास tan फाई है, तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा A विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू G इंटू tan ऑफ थीटा माइनस फाई। अच्छा, अगर मैं A keeps on increasing, A को मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहता हूं, we finally going to have a downward स्लिपिंग टेंडेंसी। फाइनली हमारे पास एक डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, डाउनवर्ड अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी। और अब फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन को बदलेगा, यानी अब जो हमारा एनालिसिस होगा बाकी तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, बट ट्राई टू रियलाइज बाकी सब तो सेम ही है। यहां पर हमारे पास n है, यहां पर हमारे पास है mg, यहां पर हमारे पास है mg, यहां पर हमारे पास है ma। बस फ्रिक्शन अब ऊपर लगने के बदले अब यहां पर हमारा अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी हो रही है, तो दैट विल बी लेस, यहां पे f एंड f विल बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n। बाकी सारे कंपोनेंट का फंडा तो हमारा सेम ही होगा। n का वैल्यू में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, n हमारे पास सिंपली अभी भी वही होगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। एंड यहां पर मैं लिख सकता हूं f प्लस mg sin थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू ma cos थीटा। तो f जो हमारे पास होगा m इंटू a cos थीटा माइनस g sin थीटा, एंड दैट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n। तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी, m तो खत्म कर दो, a cos थीटा माइनस g sin थीटा लेस देन और इक्वल्स टू म्यू g cos थीटा प्लस म्यू a sin थीटा। तो
a into cos theta minus mu sin theta is less than or equals to g into sin theta plus mu cos theta। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज a विल बी लेस देन और इक्वल्स टू cos थीटा से डिवाइड कर दो g tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। एंड अगेन इस पे अगर मैं देखूं तो a विल बी लेस देन और इक्वल्स टू g tan थीटा प्लस फाइव यहां पर मेरा एंगल ऑफ रिपोज है। तो अगर मुझे लिमिट निकालने के लिए बोला है तो एक्सीलरेशन a मस्ट बिलोंग टू g tan थीटा माइनस 5 टू g tan थीटा प्लस 5। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है यहां पर। यहां पर जो है हमारा मास एक है m है मेरा एक स्फीयर, और एक दूसरा हेमिस्फीयर है ऑफ द सेम मास m। जो स्फीयर है उसका रेडियस है r, और जो हमारा यहां पर दूसरा स्मॉल m है उसका रेडियस है 1.5r। ये इन दोनों सरफेस के बीच में हमारे पास फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, बाकी सारे सरफेस स्मूथ है। तो सवाल यहां पर यह है फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर विच द इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। तो किस तरीके से करेंगे? अच्छा ध्यान दो, यहां पर अगर हम यहां का एक नॉर्मल n2 पहले देख ले एक बार, क्योंकि बाकी और कोई भी जगह पर फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका नेट वर्टिकल फोर्स जो है वो n2 से ही तो बैलेंस होना पड़ेगा, दोनों को सिस्टम मानते हुए। तो n2 का वैल्यू मैंने पहले लिख दूंगा 2mg, ठीक है। n2 का वैल्यू जो है दैट कैन बी सिंपली रिटन एज 2mg। अब यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यह है दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट लाइन। यहां पर एक N2 लग रहा है ऊपर, ठीक है, जिसका वैल्यू 2mg है। और यहां पर इसका इन दोनों सरफेस के बीच में एक नॉर्मल लग रहा है N1। इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल जो है वो मान लो है हमारा थीटा। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो एंगल है मान लो थीटा। और यहां पर इसका इस तरफ टुवर्ड्स से राइट स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो यहां पर हमारे पास एक फ्रिक्शन लग रहा है F2, ठीक है। तो N1 को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है। तो सबसे पहली बात जो मैं लिख सकता हूं, जो N1 साइन थीटा है वो हमारा F2 होना चाहिए, और N1 कॉस थीटा जो है वो हमारा 2mg होना चाहिए, ठीक है। एंड F2 जो है म्यू का वैल्यू जो है वो है मेरा 0.2। तो F2 का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू ये चीज मैं साफ साफ लिख सकता हूं। तो F2 का वैल्यू अगर मेरे पास ये है, बाय द वे यहां से अगर मैं देख लूं एक बार, F2 का वैल्यू मैं सिंपली लिख सकता हूं 2mg tan थीटा।
So this thing will be less than or equals to, तो tan theta will be less than or equals to 0.2. Tan theta will be definitely less than or equals to 0.2. अब थीटा को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे एक बार उसको पहले देख लेते हैं। ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2.5 r, और ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ध्यान दो, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो मेरे पास है 1.5 r प्लस एक्स, और यहां से इसका डिस्टेंस है r, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, देखो यहां से यहां का डिस्टेंस है 1.5 r प्लस एक्स, जिसके अंदर यहां से यहां का डिस्टेंस है r, तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1.5 r प्लस एक्स माइनस r, तो r बाई 2 प्लस एक्स। ये मेरा एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो मेरे पास साइन थीटा जो होगा, दैट साइन थीटा कैन बी रिटन एज r बाई 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5r बाई 2, सो दैट कैन बी सिंपली रिटन एज 2 तो काट दो, r प्लस 2x डिवाइडेड बाई 5r। ये मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू है। नाउ tan थीटा is less than or equals to 1/5 यानी 0.2. So sin theta will be less than or equals to, हमारे पास जो आएगा that will be 1 by root over 26. sin theta हमारे पास आएगा 1 by root over 26. तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1/5 plus 2x by 5r is less than or equals to 1/26. This is what I can write. Okay. Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक रफ सरफेस के ऊपर, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, एक मेरा हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऑफ रेडियस 1.5 r, एंड यहां पर जो है उसके ऊपर एक स्मूथ स्फीयर रखा हुआ है, बाकी इसके अलावा और कोई भी सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। हेमिस्फीयर का ये वाला पॉइंट इस वाले एंड से x दूरी पर है, ठीक है। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड द रेंज ऑफ x दैट इज फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज है उसके बारे में देख लो। यहां पर ग्राउंड पे अगर जो नॉर्मल लग रहा है उसको मैं एनालाइज कर लूं, तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन पे हमारा n2 लग रहा है, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन पे हमारा n2 लग रहा है, और इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम कंबाइंड सोच लूं और तो कोई वर्टिकल फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर हॉरिजॉन्टल है और ये वाला सरफेस हमारा स्मूथ है, ये फोर्स तो इसी तरफ लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो n2 है वो मेरा डेफिनेटली 2mg के इक्वल है, जो मेरा n2 है वो डेफिनेटली मेरा 2mg के इक्वल है। अब ये वाला m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ध्यान दो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। यहां पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है n2, यहां पर mg लग रहा है, खुद का वेट,
और मान लो इन दोनों का जो कांटेक्ट है, इन दोनों का कांटेक्ट वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम हियर, यहां पर हमारे पास N1 लग रहा है और इसका राइटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो एक फ्रिक्शन लग रहा है F2 इस डायरेक्शन पे, और फ्रिक्शन का F2 का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू N2। अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं तो N1 को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। सो N1 cos थीटा प्लस mg दैट विल बी N2 यानी 2mg, तो N1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg। ये मेरा पहला रिलेशन है जो मैं लिख सकता हूं, और दूसरा N1 sin थीटा that will be equals to F2 and that will be less than or equals to mu N2, तो N1 sin theta will be less than 0.4 mg। तो ये दोनों इक्वेशन से मैं साफ साफ एक चीज लिख सकता हूं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो मेरे पास आ जाएगा जो tan थीटा है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0.4। tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू 0.4। अब यहां पर आ जाओ, यहां से ये वर्टिकल ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा लिया। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, ध्यान दो, यहां से यहां जो है वो है मेरा 1.5r प्लस एक्स, बट यहां से यहां जो है वो मेरा है r, तो ये वाला डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा r/2 प्लस एक्स, और ये दोनों हमारा कांटेक्ट पे है, दिस इज r, दिस इज 1.5r, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी सिंपली 5r/2। तो हमारे पास साइन थीटा जो आएगा दैट साइन थीटा विल सिंपली कम आउट टू बी r/2x डिवाइडेड बाई 5r/2, दैट विल बी r/5 प्लस 2x/5। ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ लेट्स सी, अच्छा tan थीटा जो है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 2/5, तो sin थीटा विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 2/√29। sin थीटा और tan थीटा दोनों हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan थीटा अगर 2/5 से छोटा है तो sin थीटा डेफिनेटली 2/√29 से छोटा है। सो व्हाट आई कैन से इज, सॉरी यहां पे 1/5 है, दिस विल बी 1/5 सॉरी, और यहां पर हो जाएगा 2x/5r। हाँ, तो हमारे पास हो जाएगा 1/5 प्लस 2x/5r is less than or equals to 2/√29, तो 2x/5r is less than or equals to 2/√29 minus 1/5. So x will be less than or equals to 5r/2 minus 1/5, यानी सिंपली हमारे पास आ जाएगा x will be less than or equals to r 5/√29 minus 1/2। ये है x का रेंज
जिसके लिए हमारा इक्विलिब्रियम संभव है। कंसेप्चुअली नॉट अ टफ वन, बाकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसको एक बार देख लो यहां पर।